हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। और मेरा नाम है मयंक। आज हम बात करेंगे इसी बाइक की जो मैं चला रहा हूँ, कावासाकी निंजा ZX4RR। इसको 2 साल हो गए आए हुए, तो अब काफ़ी वीडियोस YouTube पे आपको मिल जाएंगे इसके बारे में बात करते हुए, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो बहुत से रिव्यूज़ हैं, मैंने भी एक रिव्यू डाला है। तो आज हम कुछ अलग बात करेंगे। इसकी अच्छी बातें आपने बहुत सुनी होंगी, सारे मतलब बहुत से, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो इसकी अच्छी बातें करते हैं। तो आज हम कुछ अलग करते हुए इसकी सब बुरी बातें करेंगे कि हमें ZX4RR क्यों नहीं लेनी चाहिए। अब इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, मैं जितने भी बात करूँगा, लगभग सारी पैसे से रिलेटेड ही होंगी। तो क्योंकि बाइक आपने हर एक रिव्यू में देखा भी होगा कि बहुत अच्छी है, बट हर अच्छी चीज़ में कुछ ना कुछ बुरा तो होता ही है। तो वही बुरा आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बुरी चीज़ है इसका प्राइस। जब मैंने ली थी तभी ये महंगी थी, 9,10,000 एक्स शोरूम। और इसके ऊपर कावासाकी वाले एक साला चवन्नी का भी डिस्काउंट नहीं देते, बिकॉज़ ये बहुत लिमिटेड नंबर्स में आती है और बहुत लिमिटेड नंबर्स में ही जितनी आती है उतनी की उतनी ये बिक जाती है। तो हॉट सेलिंग मॉडल है। तो मैंने जब ली थी एक शोरूम 9,10,000 था, और अब उसके ऊपर और जले पे नमक छिड़कते हुए कावासाकी ने इसका प्राइस कर दिया है एक शोरूम 9 लाख और 42,000। 9,42,000 इज व्हाट यू हैव टू पे एक शोरूम फॉर दिस बाइक। पहले ही करेला था, उसके ऊपर और नीम चढ़ा दिया। तो सबसे बड़ी इनफैक्ट सबसे बड़ा रीज़न यही बन जाता है इसको ना लेने का, इसका प्राइस। इस प्राइस में आपको Z900 मिल जाएगी, जो इससे पावर के मामले में बहुत ज़्यादा है। हम बाकी कोई एस्पेक्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो अच्छी बातें भी करनी पड़ जाएंगी, तो हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ यही बात करेंगे कि Z900 इस रेट में आ जाती है और उसकी पावर इससे बहुत अच्छी है। डबल पावर है, ये 400 सीसी है, वो 900 सीसी है, डबल से भी ज़्यादा। उसके बाद ये 80 bhp है, वो 124 bhp है, तो वो भी अच्छी खासी 1.5 गुना हो जाती है। तो पहला रीज़न तो हुआ ये। तो पहला प्राइस पॉइंट हो गया। दूसरा कारण जो आपको ये नहीं लेनी चाहिए वो है इसका वेयर एंड टेयर। अब आप कोई भी बाइक लो जो 400 सीसी है, वो डोमिनार हो सकती है, वो KTM RC 390 हो सकती है, वो अप्रिलिया की 457 हो सकती है, वो KTM की एडवेंचर हो सकती है, कोई भी 400 सीसी की बाइक। उसकी जो वेयर एंड टेयर है, सबसे पहला है ब्रेक पैड्स। उसका जो ब्रेक पैड है उसमें नॉर्मल ब्रेक पैड भी चलते हैं जो अच्छा खासा काम करते हैं, और उसमें डलेंगे आगे 1 पीछे 2, नहीं सॉरी, आगे 1 और पीछे 1, सो टोटल 2। और इसकी हम बात करें तो इसके अंदर आपको सिर्फ सिंटर्ड लगाने पड़ेंगे, जो कि बेस्ट क्वालिटी के गेयर बेस्ट क्वालिटी के ब्रेक पैड्स हैं। और उनकी जो कॉस्ट है वेयर मिनिमम, अगर आप EBC के भी लेते हो तो उनकी कॉस्ट बेयर मिनिमम 3,000 रुपये आएगी। तो 3,000 के हिसाब से 3 पेयर पड़ गए आपके 9,000 रुपये के, और उसके अंदर 2 पेयर डलेंगे और उसके काफ़ी सस्ते आते हैं। अगर आप नॉर्मल के ब्रेक पैड चलाओगे तो 100-150 के भी आते हैं। अगर उसके आप सिरामिक के ब्रेक पैड्स लोगे तो वो 1,000 रुपये के भी आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1,500, 2,000, मैं कहता हूँ 3,000 रुपये भी खर्चने पड़ गए 2 पैड पे, तो भी काफ़ी सस्ता पड़ता है।
तो वो कहाँ, वो 9,000 बेयर मिनिमम, उससे कम में आपकी बात बनेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छे ब्रेक पैड्स ही डलवाने पड़ेंगे सिंटर्ड, और उसका आपको मैंने बता ही दिया, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3,000 रुपये। चलो जी, ये तो होगी ब्रेक पैड्स की बात। फिर बात करते हैं दूसरी चीज़ जो है चेन सेट। KTM का चेन सेट, डोमिनार का चेन सेट, अब कोई भी चेन सेट आपको 2,500 से 3,000 रुपये में, मैक्सिमम 4,000 रुपये में मिल जाएगा। मैं निंजा, अब चेन सेट में डिफरेंस भी है। इसके अंदर जो चेन सेट डलता है वो एक्स रिंग डलता है, और जो नॉर्मल बाइक्स में डलता है वो ओ रिंग डलता है। ओ रिंग सस्ता ही होता है और वो उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। एक्स रिंग इज़ अ बेटर टेक्नोलॉजी और वो चलता भी ज़्यादा है। तो इस वजह से एनी विच वेज, तो बात यहाँ पे कॉस्ट की हो रही है। निंजा 300 में मैं चेन सेट डलवाता था, वो मेरे को पड़ता था लगभग 9 से 10,000 रुपये, और वही अगर मैं सेम चेन सेट इसमें भी लगाऊंगा तो 9 से 10,000 रुपये की तो बेयर मिनिमम है ही, और वहीं पे KTM वगैरह में 3 से 4,000 रुपये में हमारा काम चल जाता है। तीसरी चीज़ आएगी टायर्स। टायर्स मैं KTM में या कोई भी 400 सीसी की बाइक में मैं बहुत बढ़िया टायर जो हैं मैं मानता हूँ, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, H1 अल्फ़ा, वो रियर आता है लगभग 6,000 रुपये का, और इसके अंदर जो साइज़ डलता है वो डलता है 160 का वेंडसडाइन का टायर, जो सबसे सस्ता है। अच्छा भी है, खैर सस्ता है तो ऐसा नहीं है कि बेकार होएगा। वेंडसडाइन का टायर, उसकी कॉस्ट है 12,000 रुपये। डबल सेम चीज़ आगे इसमें डलता है 120, और उनमें डलता है बाकी 400 सीसी में 110 सेक्शन का टायर, उसकी कॉस्ट है लगभग 4 से 4,500 रुपये, और इसका आता है लगभग 8,000 रुपये के आसपास। तो 12 और 8 20,000 का सेट, 6 और 4 10,000 का सेट। तो इसके जो टायर सेट हैं वो उससे बिल्कुल डबल पड़ेंगे। एक और चीज़, अब हम आते हैं इसकी रेगुलर मेंटेनेंस पे। आपकी जो भी बाइक्स हैं उन सब में आपको 3 सर्विस फ्री मिलती हैं, KTM में भी, बजाज में भी। अप्रिलिया का मुझे अभी पता नहीं है, बिकॉज अप्रिलिया में मैं कभी गया नहीं हूँ। और नॉर्मली इन सब में आपको 3 सर्विस फ्री मिलती है। कावासाकी में एक भी सर्विस फ्री में नहीं मिलती। KTM की एवरेज सर्विस लगभग 3,000 रुपये है। डोमिनार की एवरेज सर्विस भी मैं चलो 3,000 रुपये ही लगा लेता हूँ। इसकी एवरेज सर्विस आएगी लगभग 7 से 8,000 रुपये बेयर मिनिमम। इससे ज़्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी। 10,000 भी जा सकती है, इससे कम नहीं आएगी। तो इसकी सर्विस कॉस्ट भी बहुत महंगी है, टायर कॉस्ट बहुत महंगा है, ब्रेक, चेन्स, ओवरऑल इसको मेंटेन करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो उस हिसाब से देखो तो ये बाइक बिल्कुल नहीं है आपके लिए, अगर आप इस बाइक को मेंटेन नहीं कर सकते तो ये एक बहुत महंगा प्रोपोर्शन है। और अगर आप ये सब चीज़ सह सकते हो, अगर आपको फाइनेंस का कोई टेंशन नहीं है और आप ये सब चीज़ सह सकते हो, तब ही आप इस बाइक को लो। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है इस बाइक को लेने का। लो जी, मैंने 4700 किलोमीटर चला भी दिए जुलाई से अब तक, 4-5 महीने में। अच्छा, टायर्स के बारे में मैं एक और चीज़ बताऊं। आपके जो H1 अल्फ़ा हैं वो लगभग 20,000 के आसपास चल जाते हैं बेयर मिनिमम। अगर आप अच्छा खींच के भी चलाओ तो 20,000 के आसपास वो पहिया निकाल जाता है, और अगर थोड़ा प्यार से चलाओ तो और ज़्यादा निकालता है। और इनका जो कंपाउंड है वो है बहुत सॉफ्ट, तो लिटरली चलता भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू H1 अल्फ़ा। तो वही बात हो गई, कॉस्टिंग डबल और जो चाल है वो उससे आधी। अगर वो 20,000 चलते हैं तो 10,000 भी बहुत मुश्किल पकड़ेंगे। तो ये सब है। अगर कुछ रह गया है तो हाँ, मतलब एक चीज़ और मैं बोल सकता हूँ कि जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं
मैंने आपको चेन का और ब्रेक पैड्स का तो बताया, वो तो खैर नॉर्मल वेयर एंड टेयर है। अगर ये गियर लीवर, ब्रेक लीवर भी अगर हम बात करें तो मेरे को अभी तक इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और भगवान ना करे कि मेरे को ज़रूरत भी पड़े। मैंने निंजा 1000 का चेंज कराया था, तो दैट वाज अराउंड 5400 उसका क्लच लीवर 5400 का था। और अगर हम बात करें ये इस ग्रिप की, यही मैंने निंजा 1000 की चेंज कराई थी, तो द कॉस्ट वाज अराउंड 1700। और यही अगर हम बात करें इसकी, यही अगर हम बात करें, पुलिस वाले खड़े थे एग्जॉस्ट के लिए, मेरे को रोक लेते, तो यही बात करें हम बाकी सब बाइक्स की, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 500-600 रुपये, और वो भी हाई एंड पे। लो जी, बहुत होशियार, बहुत होशियार, बिना देखे आ जाते हैं साले सामने। इस बाइक को ना लेने का सिर्फ एक रीज़न फाइनेंस ही है। अगर आप फाइनेंस को जुटा सकते हो, इफ़ यू कैन बेयर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑफ दिस बाइक, तभी लो, वरना बिल्कुल नहीं। सेम चीज़ इसके जो टापे कहते हैं हम, जो साइड की फेयरिंग्स हैं, उसको हम हिंदी में टापे कहते हैं, टापे। तो इसके टापे भी बहुत महंगे होंगे। मेरे को निंजा 300 का पता है, उसका 52,500 का था। अरे मैंने 4 बार चेंज कराए थे निंजा 300 के, क्योंकि मेरी जो थी वो इंपोर्ट वाली थी। दैट वाज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन थाईलैंड, और वो इंपोर्ट था, तो उसके एनी विच वेज पार्ट्स महंगे थे। बट अब जो इंडिया में बन रही है निंजा 300, उसका 6,000-7,000 के आसपास है। बट ये भी अगेन थाईलैंड मैन्युफैक्चर्ड है, तो इसका भी अगर मैं फेयरिंग की बात करूं तो 50,000 प्लस ही जाएगी। नॉट श्योर दो, बट पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 50,000 प्लस जाएगी। खैर, तो ये हो गए सब रीजंस इस बाइक को ना लेने के। और अब बहुत जल्द ही मैं एक रिव्यू डालूँगा अपनी H2SX का, उस बाइक के बारे में आगे बात करेंगे हम। और कुछ नया मेरे को अगर मिला 4RR के बारे में, तो उसकी भी बात करेंगे। चलो भाई लोग, राइड हार्ड, राइड सेफ, and enjoy your bikes. Have a great day.